नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। मैं हिमांशु पार्थिव अचीवर्स में आपका स्वागत करता हूं। एक बार मैं फिर से लेकर आया हूं आपके लिए 25 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके पेपर में आने वाले पेपर में कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा रोल अदा करेंगे। ठीक है बच्चों, जैसा कि हम लोग पिछली क्लास में 25 क्वेश्चन करते आए हैं, आगे भी इस तरह से 25 क्वेश्चन करते आएंगे जब तक हमारा एग्जाम नहीं हो जाता है। आशा करते हैं आप लोग की तैयारी भी बहुत जोरों से चल रही होगी। सब कुछ छोड़ के अपनी पूरी तैयारी पे फोकस कीजिए। और आपके एग्जाम बहुत ही नजदीक है, मात्र 2 महीने आपके एग्जाम के लिए बचे हुए हैं। ठीक है बच्चों, अब हम लोग पर सीरीज में जो भी हम लोग सीरीज लेकर आएंगे उसमें एक टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक है बच्चों, तो अपने इस टॉपिक को कवर करने के साथ साथ हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे और टॉपिक को भी कवर करते चलेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। पहला क्वेश्चन है कि पढ़ाई किस प्रकार की संज्ञा है। पढ़ाई किस प्रकार की संज्ञा है। पढ़ाई किस प्रकार की संज्ञा है, जैसा कि हमने बताया संज्ञा। संज्ञा क्या होती है? संज्ञा कितने प्रकार की होती हैं? संज्ञा मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं। आगे लिख लेंगे, मुख्य रूप से संज्ञा कितनी प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। और ऐसे संज्ञा कितनी होती है? 5। जैसा कि आप बहुत बार पढ़ चुके हैं। 3 संज्ञा कौन से होते हैं? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। जो आपके पास बची हैं 2, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। मुख्य रूप से होती है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। कौन कौन सी? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। ठीक है बच्चों, और कौन सी बच्ची है आपके पास? चौथी होती है समूहवाचक, और वो 5वीं होती है आपके पास द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक। ठीक है बच्चों, व्यक्तिवाचक क्या होती हैं? जिनका हम बहुवचन नहीं बना सकते हैं। जातिवाचक जिनका बहुवचन बना सकते हैं। भाववाचक क्या होती है? जिनमें हमारा भाव होता है। समूहवाचक जिसमें समूह की होती है। जिसमें द्रव्यवाचक जिसमें द्रव्य के बारे में बात की जाए, ठोस द्रव्य गैस के बारे में बात की जाती है। जैसे व्यक्तिवाचक क्या हो गया? राम, श्याम। राम हो गया, किसी एक व्यक्ति के बारे में बात की जा रही हो। अगर हम किसी व्यक्ति के बारे में बात करें तो उसके जैसा ना कोई बोलने वाला होना चाहिए, ना सुनने वाला हो, ना समझने वाला हो। वो कैसा होगा? व्यक्तिवाचक होगा। जैसे राम क्या है? हमने राम का नाम लिया तो आपके राम राम के नाम से बस एक ही जो आपके मोहल्ले में होगा, आपके घर में होगा राम, तो उसी का ही याद आएगा। या फिर राम का नाम सीधे क्या आता है? भगवान का नाम याद आता है, भगवान राम। ऐसे क्या हो गया? ये व्यक्तिवाचक है। ये पूरी दुनिया में क्या एक है? राम क्या? भगवान एक है। ऐसे हमने कह दिया हिमालय। हिमालय का नाम सुनते ही आपके पास मन में बहुत सारे नाम तो आते नहीं। हिमालय सुनते ही आपके मन में क्या आता है? एक ही नाम आता है, वो क्या होता है? हिमालय पर्वत। ठीक है, तो ये क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। अब देखेंगे आप बहुवचन नहीं बना सकते हैं। राम राम में बोल सकते हैं, हिमालयों को हिमालयों बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं। और ये क्या होते हैं? इनका अस्तित्व क्या होता है? समाप्त हो जाता है। इनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है, एक ना एक दिन ये समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे हमारा जातिवाचक। जातिवाचक में हमने बोल दिया बालक। जातिवाचक में हमने बोल दिया बालक। तो बालक, अब बालक में क्या आ गया? बालक में तो बहुत सारे बालक आ गए। आगे नहीं आ गए? हमने बोल दिया नदियां, तो नदियों में क्या हुआ? बहुत सारी नदियां आ गई। आगे की नहीं आ गई? तो इसीलिए नदी क्या हो गई? जातिवाचक हो गई। भाववाचक में जैसे मिठास। मिठास क्या है? भाववाचक है। पढ़ाई क्या है? भाववाचक है। डर क्या है? भाववाचक है कि नहीं? ये सब क्या है? भाववाचक है। समूहवाचक में जैसे कक्षा। कक्षा क्या होगी? समूहवाचक होगी।
और क्या हो सकता है, सेना। जहां पर भी हमें समूह का बोध हो। द्रववाचक में जैसे जैसे क्या हो सकता है, पेट्रोल, डीजल, ये सब क्या हो गए, द्रव्यवाचक में आ जाएंगे। ठीक है, तो आपसे पूछा है कि पढ़ाई, पढ़ाई किस प्रकार की संज्ञा है। पढ़ाई किस प्रकार की संज्ञा है, पढ़ाई हमारी भाववाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक नहीं है, भाववाचक नहीं है, द्रव्यवाचक नहीं है। पढ़ाई कैसी संज्ञा है, पढ़ाई हमारी, ओ सॉरी, पढ़ाई हमारी भाववाचक संज्ञा है। कैसी संज्ञा है, पढ़ाई हमारी भाववाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, सड़क किस लिंग का है, सड़क किस लिंग का है। पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसकलिंग है, उभयलिंग है, बताइए। पुल्लिंग सड़क, हमने आपसे बताया था कि जब भी लिंग की पहचान करनी हो उसके लास्ट में होता है, होती है, ऐसे सब लगाइए और लिंग की पहचान कर आसानी हो जाती है, आसान हो जाता है करना। जैसे हमने बोला सड़क, तो सड़क क्या है, सड़क होती है कि सड़क होता है। तो भैया बोलते हैं सड़क पर है, सड़क होता है, क्या बोलते हैं, सड़क होती है। तो हमारी कैसी संज्ञा है, स्त्रीलिंग संज्ञा है। कैसी है, स्त्रीलिंग संज्ञा है। हमने बोला दही, दही होता है, ठीक है। हमने बोला पानी, पानी क्या होता है, पानी होता है, दही होता है, तो कैसा है, पुल्लिंग है। हमने बोला नदी, नदी क्या है, नदी होती है, कि नदी होता है भी बोलते हैं, नहीं बोल सकते ना। तो इस तरह होता होती लगाते जाएंगे और आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन है, अपनी अपनी ढपली मुहावरे का अर्थ है। खुद की बात कहना, संगीत बजाना, चलना या मारना। अपनी अपनी ढपली का मतलब मारना होता नहीं है, चलना होता नहीं है, संगीत बजाना, अपनी अपनी ढपली में संगीत बजाना। मुहावरा पूछा गया है तो अपनी अपनी ढपली का मतलब क्या हो गया, खुद की बात कहना, मतलब अपनी अपनी ढपली बजाते जा रहे हैं, किसी और की बात नहीं सुनने, सिर्फ अपनी अपनी बात करते जा रहे हैं, वो क्या हो गया, अपनी अपनी ढपली। अगला क्वेश्चन है, उगना किस प्रकार की क्रिया है। उगना किस प्रकार की क्रिया है। क्रिया मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है, क्रिया मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की। एक होती है सकर्मक, दूसरी होती है अकर्मक। सकर्मक क्या होता है, सकर्मक सा मतलब साथ, आ मतलब नहीं, सा मतलब साथ, मतलब जिसमें कर्म साथ में हो क्या होगा, सकर्मक हो गया। जिसमें कर्म साथ में ना हो क्या हो गया, अकर्मक हो गया। सकर्मक में एक और आता है द्विकर्मक, यानी एक कर्मक क्रिया आती है, एक क्या आती है, द्विकर्मक क्रिया आती है, यानी जिसमें दो कर्म उपस्थित होते हैं। ठीक है बच्चों। सकर्मक मतलब साथ, अकर्मक मतलब नहीं, द्विकर्मक मतलब दो कर्म हो जिसमें। जैसे पूछा है आपसे उगना, उगना कैसी क्रिया है, अकर्मक क्रिया है, सकर्मक क्रिया है, सहायक क्रिया, भाववाचक क्रिया है। हमने कहा सूरज उगता है, सूरज उगता है, सूरज उगता है। हमने आपको बताया था कि जब भी कर्ता की पहचान करनी हो, कर्ता की पहचान करनी हो तो उसके सामने क्या लगाते हैं, कौन, और कर्म की पहचान करनी हो तो उसके सामने क्या लगाते हैं, क्या। कर्ता के लिए कौन, कर्ता के लिए कौन और कर्म के लिए क्या लगाते हैं। ठीक है बच्चों। तो अब यहां पूछेंगे हम, प्रश्न कीजिए, कौन उगता है, सूरज। कौन उगता है, सूरज। तो ये क्या मिल गया, हमारा कर्ता मिल गया, सूरज कौन हो गया, कर्ता। क्या उगता है, क्या उगता है, कोई उत्तर मिल रहा है आपके पास, नहीं मिल रहा है। और जब क्या का उत्तर नहीं मिल रहा है यानी हमें कर्म नहीं मिल रहा है। जब क्या का उत्तर नहीं मिल रहा है तो हमें कर्म नहीं मिल रहा है, और जब हमें कर्म नहीं मिल रहा है तो वहां पर कैसी क्रिया होगी, अकर्मक क्रिया होगी। ठीक है बच्चों, कैसी क्रिया होगी, अकर्मक क्रिया होगी। ठीक है, ऐसे सकर्मक में हम बोल सकते हैं जैसे चपरासी, घंटी बजाता है, चपरासी घंटी बजाता है। अब यहां पे प्रश्न करिए, कौन घंटी बजाता है, आपने कहा चपरासी। कौन घंटी बजाता है, आपने कहा चपरासी। तो चपरासी क्या हो गया, हमारा कर्ता हो गया। हमने कहा क्या बजाता है, क्या बजाता है, आपने कहा घंटी। हमने कहा क्या बजाता है, आपने कहा घंटी। तो घंटी क्या हो गई, हमारी कर्म हो गई। ठीक है बच्चों, घंटी क्या हो गई, हमारी कर्म हो गई। और जब हमें कर्ता और कर्म दोनों मिल गए तो कैसी क्रिया हो जाती है, सकर्मक क्रिया हो जाती है।
बात समझ में आ रही है? कैसी क्रिया हो जाती है? सकर्मक क्रिया हो जाती है। ठीक है, तो उगना हमारी कैसी क्रिया है? सकर्मक क्रिया है, अकर्मक क्रिया है। जैसे सोना कैसी क्रिया है? रोना कैसी क्रिया है? ये सब अकर्मक क्रिया है। लिखना कैसी क्रिया है? सकर्मक क्रिया है। लिखना कैसी क्रिया है? सकर्मक क्रिया है। ठीक है, रोना सोना कैसी क्रिया है? अकर्मक क्रिया है। ठीक है, तुम्हारा उगना किस प्रकार की क्रिया है? उगना हमारी अकर्मक क्रिया है। एक क्वेश्चन छूट गया कि एक आंख का अंधा मुहावरे का अर्थ है। एक आंख का अंधा मुहावरे का अर्थ है। एक आंख का अंधा मुहावरे का अर्थ है सीधा, आधा जानकार, अनुभवहीन या अंधविश्वासी। एक आंख का अंधा मुहावरे का अर्थ है सीधा, आधा जानकार, अनुभवहीन या अंधविश्वासी। तो एक आंख का अंधा मतलब आधा जानकार। एक अंक का अंदर मतलब क्या हो जाएगा? आधा जानकार। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न है जिसने कौन सा सर्वनाम है? जिसने कौन सा सर्वनाम है? संबंधवाचक, अनिश्चयवाचक, अनिश्चितवाचक या प्रश्नवाचक या निजवाचक? तो हम जानते हैं कि जो है सर्वनाम, सबसे पहले जाएंगे कि विकार के आधार पर जो है, विकार के आधार पर दो भागों में बांटा गया है, विकारी और अविकारी। विकारी और अविकारी। विकारी कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। ठीक है बच्चों, ऐसे ही अविकारी होते हैं। अविकारी, सबसे पहले अविकारी में आता है क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, विस्मयाद बोधक अव्यय, विस्मयाद बोधक अव्यय, और आता है आपका समुच्चय बोधक अव्यय। क्या आता है? समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय। ठीक है, और पांचवा आपका आता है निपात। अगर आपसे इनकी संख्या पूछी जाए तो विकारी 4 प्रकार के होते हैं और विकारी कितने प्रकार के होते हैं? 5। अगर 5 ऑप्शन में नहीं है तो आप 4 भी लगा सकते हैं। ठीक है बच्चों, संज्ञा कितनी होती है? 5 होती हैं। सर्वनाम कितने होते हैं? 6 होते हैं। क्रिया कितनी है? 2 हैं। और विशेषण कितने हैं? 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना। हमने संज्ञा पढ़ लिया था। संज्ञा के बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं अगला टॉपिक सर्वनाम। क्या जोड़ेंगे? सर्वनाम। तो सर्वनाम में जानते हैं सबसे पहले कि सर्वनाम होते क्या हैं। सर्वनाम होते क्या हैं? जैसे सर्वनाम, सर्वनाम का मतलब क्या होता है? सर्वनाम का मतलब होता है सबका नाम। सबका नाम, सर्वनाम का मतलब होता है सबका नाम। यानी संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले जो शब्द होते हैं उनको क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जैसे हमने कहा कि राम अच्छा है, राम सुंदर है। अगर कोई वाक्य बन रहा है उसमें बार बार क्या रहा है? राम शब्द आ रहा है। राम खाना खाता है, तो क्या राम की जगह हम बार बार राम लिखेंगे? अगर राम की जगह राम लिखेंगे बार बार तो क्या वो सेंटेंस अच्छा लगेगा? दिखने में नहीं अच्छा लगेगा।
तो सीखे हम राम, राम की जगह क्या सीखते हैं? राम, पहले तो बोले राम अच्छा है, फिर हमने कहा वह सुंदर है, फिर हमने बोल दिया वह खाना खाता है। तो वही जो राम की जगह पे वह का प्रयोग किया जा रहा है, वो क्या होते हैं? सर्वनाम होते हैं। जानते हैं सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? सर्वनाम जो है वो 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, एक आता है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, एक आपका आता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, एक आपका आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम, और एक आपका आता है संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है बच्चों, पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, अब पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के। कौन कौन से? उत्तम, उत्तम, मध्यम और अन्य। उत्तम, मध्यम और अन्य। ठीक है बच्चों, यहां तक बात समझ में आई? उत्तम हो गया, मध्यम हो गया और क्या हो गए? अन्य हो गए। ठीक है, उत्तम, उत्तम क्या होता है? जैसे हम क्या हैं? हम बोल रहे हैं तो हम हो गए वक्ता, आप सुन रहे हैं तो आप क्या हो गए? श्रोता। ये तो बोलते हैं वक्ता बोलता है, श्रोता सुनता है, और जिसे अन्य के बारे में बात की जाती है वो क्या होते हैं? वो अन्य में आते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम और आप बात कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं? सुन रहे हैं। तो अगर हम बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं तो क्या हो गए? हम हो गए उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, यानी कि मैं क्या हो गया? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। फिर हमने कहा मध्यम, यानी कि तुम सुन रहे हो तो तुम क्या हो गया? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। ठीक है, अन्य में क्या हो गया? वह क्या हो गया? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। यहां तक बात समझ में आई? इतना समझ में आया कि मैं क्या हो गया? उत्तम पुरुषवाचक, तुम क्या हो गया? मध्यम पुरुषवाचक, और अन्य में क्या आ गया? वह आ गया। फिर से जानेंगे सर्वनाम क्या होते हैं। सर्वनाम 3 प्रकार के सर्वनाम, सबका नाम बोलते हैं इसको। ये कितने होते हैं? सर्वनाम जो है मुख्य रूप से 6 प्रकार के होते हैं, जिसमें पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम आते हैं। ठीक है बच्चों, फिर आता है पुरुषवाचक 3 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम, मध्यम और अन्य। इसी तरह फिर आता है हमारा निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम जहां खुद के बारे में बात की जाएगी, जैसे आप, जैसे कि आप। फिर निश्चयवाचक सर्वनाम में, निश्चयवाचक में जैसे या, निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या आता है? या। निश्चयवाचक को ही संकेतवाचक सर्वनाम भी बोलते हैं। अनिश्चयवाचक में क्या आएगा? कोई या फिर कुछ, कोई या फिर कुछ। प्रश्नवाचक में कौन, प्रश्नवाचक में कौन, और संबंधवाचक में जो सो, जो और सो। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक का बचा कौन और क्या? 11। ठीक है बच्चों, तो आपसे पूछता है कि सर्वनाम शब्दों की संख्या कितनी होती है? सर्वनाम शब्दों की संख्या कितनी होती है? तो सर्वनाम शब्दों की संख्या कितनी होती है? 11। यहां लिख लेंगे सर्वनाम
शब्दों की संख्या, सर्वनाम शब्दों की संख्या कितनी होती है? 11। और अगर आपसे सर्वनाम पूछेगा तो सर्वनाम कितने होते हैं? सर्वनाम कितने होते हैं? 6। यहां तक बात समझ में आई? फिर से समझेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के, उत्तम, मध्यम और अन्य। उत्तम में मैं, यानी मैं जो बोल रहा हूं मैं, और आप उसे सुन रहे हैं, यानी तुम उसे सुन रहे हो तो क्या हो गया? तुम क्या हो गया? मध्यम हो गया। अन्य में क्या आ गया? वह आ गया। निजवाचक सर्वनाम में आप और निश्चयवाचक में यह, अनिश्चयवाचक में कोई या फिर कुछ, प्रश्नवाचक में कौन या क्या, संबंधवाचक में जो और सो। टोटल इनकी संख्या कितनी हुई? 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 1 11। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? जो ये आपने 11 पढ़े हैं, जो आपने ये 11 देखे हैं, जो ये बॉक्स के अंदर हैं, इनको हम लोग मौलिक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? अगर ये कहीं पर भी किसी वाक्य में लगे मिलते हैं तो इनको हम लोग मौलिक सर्वनाम कहते हैं। बात समझ आ रही है? ये अगर जैसे के तैसे यूज किए जाते हैं उनको क्या कहते हैं? मौलिक सर्वनाम कहते हैं। तो आशा करते हैं आपको ये सर्वनाम समझ में आएगा हो इतना। आइए अपने प्रश्न पे आते हैं कि क्या प्रश्न था कि जिसने, जिसने कौन सा सर्वनाम है? जिसने कौन सा सर्वनाम है? जिसने जो है वो जो सो, जो सो से बना है। क्या बना है? जो और सो से बना हुआ है, यानी जो सो से बना है जिसने। जैसा वैसा, जैसा वैसा, अगर ये सब प्रयोग किए जाते हैं तो ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? ये सब संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। ऐसे अनिश्चित, अनिश्चित में जैसे कहता था कोई या कुछ, ये क्या हो गए? अनिश्चित हो गए। प्रश्नवाचक में क्या आ गया? कौन। प्रश्नवाचक में क्या आ गया? कौन। निजवाचक में क्या आ गया? आप। निजवाचक में क्या आ गया? आप। ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न है यह, यह कौन सा सर्वनाम है? यह कौन सा सर्वनाम है? ठीक है, तो पुरुषवाचक, संकेतवाचक, प्रश्नवाचक या संबंधवाचक? यह कैसा सर्वनाम है? संकेतवाचक। अभी आपको बताया था पिछली स्लाइड में कि यह कैसा है? संकेतवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक कौन कौन से होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें मैं आता है, तुम आता है और वह आता है। ठीक है, मैं उत्तम पुरुषवाचक, तुम मध्यम पुरुषवाचक और वह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। संकेतवाचक में यह आता है, प्रश्नवाचक में कौन क्या आता है। ठीक है बच्चों, और संबंधवाचक में जो सो, जो सो, जिसने, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? अब देखिए यहां पे फिर है कि जो, जो कौन सा सर्वनाम है? अनिश्चित वाचक है, प्रश्नवाचक है, संबंधवाचक है या निजवाचक है? कैसा है? संबंधवाचक सर्वनाम है। जो कैसा है हमारा? संबंधवाचक सर्वनाम है। ठीक है, अच्छा निजवाचक सर्वनाम में एक चीज और देख लीजिए, जैसे मैं अपने आप खा लूंगा। मां आप सो जाओ। ठीक है बच्चों, जैसे यहां या आप, यहां क्या है? यहां आप। अब यहां पे आप क्या है? यहां पे आप क्या है? निजवाचक सर्वनाम है या कोई और है? ये बताइए। जैसे कहा मैं अपने आप खा लूंगा, तो किसके बारे में बात कर रहा है? वो खुद के बारे में बात कर रहा है, यानी वो खुद के बारे में या स्वयं के बारे में। अगर आप की जगह खुद या स्वयं रख के देखिए, मैं खुद खा लूंगा, मैं स्वयं खा लूंगा, मैं अपने आप खा लूंगा, तो आप यहां पे क्या हो गया? आप यहां पे हो गया निजवाचक। कैसा हो गया? निजवाचक हो गया।
ठीक है बच्चों, माँ आप सो जाओ, अब यहां पे बोलिए, यहां पे आप खुद लगा के देखिए, खुद, या फिर स्वयं लगा के देखिए कि माँ खुद सो जाओ, माँ स्वयं सो जाओ, कहीं ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है। यानी यहाँ पे जो माँ है, आप है शब्द है, ये किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है? आदर हेतु प्रयोग किया जा रहा है। और जहां पर भी आप शब्द आदर हेतु प्रयोग किया जाएगा वो कैसा हो जाएगा? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या हो जाएगा? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है बच्चों, कैसा हो जाएगा? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। यानी जहां पर भी आप शब्द आदर हेतु प्रयोग किया जाएगा वहां पे आप क्या हो जाएगा? वहां पर आप क्या हो जाएगा? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। एक और इसी में देखते हैं आप क्या हो सकता है। जैसे गांधी जी गांधी जी बहुत अच्छे थे। आप राष्ट्रपति, राष्ट्रपिता, आप क्या? आप राष्ट्रपिता के नाम से जाने जाते थे। ठीक है बच्चों, गांधी जी बहुत अच्छे थे, आप राष्ट्रपिता के नाम से जाने जाते थे। ठीक है, तो अब यहां क्या है? परिचय के संबंध में बात की जा रही है, या फिर आप गुजरात से थे, आप राष्ट्रपिता के नाम से जाने जाते थे। तो यहां क्या कह रहा है कि यहां पर गांधी जी बहुत अच्छे थे और आप राष्ट्रपिता के नाम से जाने जाते थे, या फिर आप गुजरात से थे। तो यहाँ पे आप क्या हो गया? अब यहाँ पे आप क्या होगा? परिचय के संबंध में बात की जा रही है, और जहां पे परिचय के संबंध में बात की जाएगी वो कैसा हो जाएगा? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या हो जाएगा? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। यानी फिर समझिए, अगर आप खुद के लिए प्रयोग किया जाएगा तो निजवाचक सर्वनाम, अगर आप किसके लिए आदर हेतु प्रयोग किया जाएगा तो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। किसके लिए? आदर हेतु, आदर हेतु प्रयोग किया जाए तो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। और अगर आप किसके लिए प्रयोग किया है? परिचय के संबंध में। किसके संबंध में? परिचय के संबंध में। तो यहां आप क्या बन जाएगा? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम बन जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है किसका। किसका कौन सा सर्वनाम है? किसका कौन सा सर्वनाम है, बताइए। अब इसका आंसर आप लोग दीजिए, किसका कौन सा सर्वनाम है? बताइए, किसका कौन सा सर्वनाम है? जल्दी से आंसर दीजिए। बताइए किसका। प्रश्नवाचक है, निश्चयवाचक है, अनिश्चितवाचक है, या संबंधवाचक है? ठीक है, अब किसका, किसका आप यहां खुद समझ रहे हैं क्या है? यहां प्रश्न से संबंधित हो रहा है। किसका है? हमने कहा यह पेन किसका है, तो ये क्या है? हम लोग प्रश्न कर रहे हैं। जहां प्रश्न करेंगे वो कैसा हो जाएगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक में क्या आ जाएगा? यह। अनिश्चितवाचक में कोई या फिर कुछ, और संबंधवाचक में क्या आ जाएगा? जो सो। ठीक है, फिर समझिए, जो सर्वनाम शब्दों की संख्या 11 है, अगर वो खुद सेंटेंस में प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है, जैसे अब यहां पे कौन, यहां क्या होता? कौन। तो ये क्या, कौन या फिर क्या, ये क्या है? इनको हम लोग मौलिक सर्वनाम कहते हैं। मौलिक, क्या बोलते हैं? मौलिक सर्वनाम। बात समझ में आई? क्या होते हैं ये? मौलिक सर्वनाम होते हैं। क्या होते हैं? मौलिक सर्वनाम होते हैं। ठीक है, अगर ये खुद प्रयोग होते हैं, सर्वनाम शब्दों की जो 11 होते हैं, 11 के 11 प्रयोग किए जाएंगे किसी सेंटेंस में, तो वो मौलिक सर्वनाम होंगे। अदरवाइज अगर ये, तो अब ये क्या है? कौन क्या हो गया? यहां पर कौन क्या हो गया? यौगिक। क्या हो गया?
यौगिक सर्वनाम हो गया। क्या हो गया? यौगिक सर्वनाम। ठीक है, यानी जैसे हमने जो सो, जो और सो, जो और सो हमारा क्या हो जाएगा? मौलिक सर्वनाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मौलिक। मगर इनसे बनने वाला, जैसे जिसने, जैसा, जैसा, वैसा, ये सब क्या हो जाएंगे? ये कैसे हो जाएंगे? ये हमारे कैसे हो जाएंगे? यौगिक सहसंबंध हो जाएंगे। यौगिक सहसंबंध हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, यहां तक बात समझ आई? तो आपसे पूछा है कि ये क्या है, ये किसका कैसा सर्वनाम है? तो किसका? हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम है। और किसका कैसा है? यौगिक सहसंबंध है। यौगिक सहसंबंध। यौगिक क्या है? सहसंबंध है। यहां तक बात समझ में आई? फिर समझिए, अगर या कोई कुछ जो सो, अगर ये सब प्रयोग करेंगे तो कैसा होगा? मौलिक होगा। अगर इनसे बनने वाले कोई शब्द, जैसे जो से क्या बना? जिसने, जो से क्या बना? जैसा वैसा, तो ये क्या होंगे? यौगिक सहसंबंध हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न है, उसी। उसी में कौन सा सर्वनाम है? संकेतवाचक, प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक या अनिश्चितवाचक? बताइए, उसी में कौन सा सर्वनाम? बताइए, उसी में कौन सा सर्वनाम है? प्रश्नवाचक, कहीं प्रश्न हो रहा है? नहीं। निश्चयवाचक है? नहीं है। अनिश्चितवाचक है? नहीं है। कैसा है? संकेतवाचक। कैसा है? उसी संकेतवाचक सर्वनाम है। अगला प्रश्न है, आप लोग। आप लोग कौन सा सर्वनाम है? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष या संकेत? संकेतवाचक है नहीं, संकेतवाचक में क्या आता है? या। अब पुरुष में कैसा पुरुष है? उत्तम पुरुष है, मध्यम पुरुष है या उत्तम पुरुष है? ठीक है, समझिए, हमने कहा आप लोग। अब आप लोग किससे? यानी हम अगर बोल रहे हैं तो हम क्या हो गए? वक्ता हो गए। आप हमें सुन रहे हैं, तुम हमें सुन रहे हो, तो आप लोग क्या हो गए? मध्यम पुरुष में आएंगे। तो अगर हम लोग क्या बोलेंगे कि आप लोग चलिए, तो हमने किसको कहा? आप लोग से बुलाना, यानी तुम से बोल रहे हैं कि आप लोग चलिए, तो आप लोग क्या हो जाएगा? जो हमें सुन रहा है वो क्या हो जाएंगे? आप लोग। आप लोग क्या हो जाएंगे? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या हो जाएंगे? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से संयुक्त व्यंजन नहीं है। ठीक है, तो सर्वनाम हम लोगों ने देख लिया, उसको समझ लिया। अब देखते हैं क्या निम्न में से संयुक्त व्यंजन नहीं है। त्रा, ज्ञा, स्त्रा और ला। ला क्या है? हमारा संयुक्त व्यंजन नहीं है। ठीक है, त्रा क्या होता है? ता और रा से मिलकर बनता है। जा और या से मिलकर बनता है। श्रा, सा और रा से मिलकर बनता है। ठीक है, ये सब क्या हो गए? ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? ड़ा क्या हो जाएगा? ड़ा हमारा क्या हो जाएगा? संयुक्त व्यंजन नहीं है। अगला प्रश्न है, अंग क्या कहलाता है? अंग क्या कहलाता है? विसर्ग है, अनुस्वार है, चंद बिंदु है, स्वर है? बताइए, विसर्ग है, अनुस्वार है, चंद बिंदु है या स्वर है? अंग हमने आपको बताया था अयोगवाह। अयोगवाह कितने होते हैं? दो। एक तो होता है अनुस्वार, एक आपका होता है विसर्ग। ठीक है, अनुस्वार क्या होते हैं? जो ये बिंदी लगती है उसको बोलते हैं अनुस्वार, और जो ये दो बिंदियां लग जाती है उसको क्या बोलते हैं? विसर्ग। तो आपसे पूछा अंग क्या है? अंग क्या है हमारा? अंग हमारा अनुस्वार है। विसर्ग क्या होते हैं? जो दो बिंदी लगाते हैं वो क्या होते हैं? चंद बिंदु क्या होता है? स्वर। स्वर कितने हमारे? 11। स्वर की संख्या कितनी है? 11 है। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न है, का कैसा व्यंजन है? का कैसा व्यंजन है? अल्पप्राण, महाप्राण, महाप्राण अघोष या अल्पप्राण अघोष? हमने आपको घोष अघोष बहुत अच्छे से समझाया था। ठीक है, अघोष क्या होते हैं और घोष क्या होते हैं? किसी भी वर्ग का
किसी भी वर्ग का पहला दूसरा, किसी भी वर्ग का पहला दूसरा क्या होता है? अघोष होता है। और तीनों सा, यानी पहला दूसरा सा सा सा, ये सब क्या होते हैं? अघोष होते हैं। बच्चे कौन कौन सा? तीसरा, चौथा और पांचवा। इन 13 को छोड़कर, 13 कैसे? का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, टा वर्ग और पा वर्ग, इन सबके पहले पहला दूसरा पहला दूसरा पहला दूसरा पहला दूसरा दूसरा, यानी सबसे अगर दो दो हम लोग ले लेते हैं तो टोटल कितने हो जाते हैं? 10। कितने हो जाते हैं टोटल? टोटल कितने हो जाते हैं? 10। यानी दो यहां से, दो यहां से, दो यहां से, दो यहां से, टोटल 10 हो गए। और 3 ये 13। इन 13 को छोड़कर, इन 13 को छोड़कर जितने भी होंगे वो सब क्या होंगे? घोष होंगे। ठीक है। ऐसे ही आता है अल्पप्राण महाप्राण। अल्पप्राण और महाप्राण, किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा अल्पप्राण, दूसरा, चौथा महाप्राण और उष्मीय व्यंजन। कैसे व्यंजन? ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं? सा, शा, सा और हा। ठीक है, ये 4 क्या होते हैं? ऊष्म व्यंजन। यानी टोटल कितने हो गए? 14। इनको छोड़कर जितने भी होंगे वो सब क्या होंगे? अल्पप्राण होंगे। तो देखिए सबसे पहले इनको करने का तरीका क्या होता है? इनको कभी भी करें, सबसे पहले जो आपको वर्ण मिला है उस पर नंबर डाल दीजिए। का कितने नंबर पे आता है? 1 नंबर पे आता है। कितने नंबर पे आता है? 1 नंबर पे। और 1 नंबर देखिए हमारा कहां कहां मिल रहा है? 1 नंबर हमको अघोष मिलता है और अल्पप्राण मिलता है। तो अघोष अल्पप्राण पहला ही ऑप्शन है अघोष और अल्पप्राण का। हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? अघोष और अल्पप्राण हो जाएगा। ठीक है बच्चों। ऐसे पूछा डा कैसा व्यंजन है? ऊष्म व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है, नासिक है या स्पर्शी व्यंजन है? बताइए। ऊष्म व्यंजन भी आपको बताया कौन कौन से होते हैं? सा, सा, सा और हा क्या होते हैं? ऊष्म व्यंजन होते हैं। अंतस्थ व्यंजन में या, रा, ला और वा। और क्या होता है आपका? वा होता है। नासिक में जो लास्ट की 5, यानी का वर्ग का पांचवा, चा वर्ग का पांचवा, टा वर्ग का पांचवा अक्षर, टा वर्ग का, पा वर्ग का और या वर्ग का पांचवा अक्षर। ठीक है, वो सब क्या होते हैं? नासिक होते हैं। जैसे ड़ा हो गया, ड़ा हो गया, ये हो गया, मां हो गया। ठीक है, ये सब लास्ट के अक्षर जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो सब नासिक होते हैं। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? नासिक्य। ड़ा कैसा है हमारा? नासिक्य है। अगला प्रश्न है, छा किससे मिलकर बना है? छा किससे मिलकर बना है? बताइए। का और शा से, का और सा से, गा और सा से, का और सा से, गा और सा, ये है ही नहीं। का और सा से ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। हमारा आंसर है का और सा से। किससे मिलकर बना है? इनको मूल बोलते हैं क्या? संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। ठीक है। ऐसे आपसे पूछता है ज्ञान किससे मिलके बना हुआ है? जा और या से। ठीक है। छत्रंज्ञा, ऐसा था त्रा, त्रा किससे मिलके बना है? ता और रा से मिलके बना है। ठीक है, छत्रंज्ञा। अगला प्रश्न है, किन में से कौन सा अघोष व्यंजन है? अघोष आपको अभी बताया, किसी भी वर्ग का पहला दूसरा क्या होता है? अघोष होता है। किसी भी वर्ग का पहला दूसरा क्या होता है? अघोष होता है। तो यहां देखते हैं, का खा गा, पहले इनको नंबर डाल लीजिए। का खा गा घा, घा कितने नंबर पे आता है? 4 नंबर पे। चा छा जा झा, झा कितने पे आता है? 4 नंबर पे। टा ठा डा ढा कितने नंबर पे? 4 नंबर पे। पा कितने नंबर पे? पहले नंबर पे। और हमें अघोष पता है कि किसी भी वर्ग का पहला दूसरा क्या होता है? अघोष। अघोष में 1 नंबर आता है, 1 नंबर पे हमारा क्या रहा है? पा। सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? पा हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन सा अघोष और अल्पप्राण है? फिर देखिए, अघोष क्या होता है? पहला दूसरा। अघोष किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा क्या होते हैं? अल्पप्राण होते हैं। फिर नंबर डाल लेंगे, पहला नंबर,
दूसरे नंबर पे आता है, तीसरे नंबर पे आता है, ये चौथे नंबर पे आता है। तो जो पहले नंबर पे आ रहा है वही क्या हो जाएगा हमारा अघोष और अल्पप्राण हो जाएगा, इसलिए आंसर हमारा क्या हो जाएगा का सही हो जाएगा। खा क्या होगा हमारा, खा क्या होगा, ये भी क्या है, ये भी अघोष है, ये भी क्या है अघोष है मगर अल्पप्राण नहीं है। अल्पप्राण क्यों नहीं है, क्योंकि अल्पप्राण में 1 3 5 आता है। ठीक है, ऐसे हमारा तीन तीन क्या है, तीन हमारा अल्पप्राण है, तीन हमारा अल्पप्राण है और घोष है, क्या है घोष है। घोष में क्या होते हैं, घोष क्या होते हैं, तीसरा चौथा और पांचवा क्या होता है घोष होता है। अगला प्रश्न है, था कौन सा व्यंजन है, था कौन सा व्यंजन है, अघोष है, अघोष है, घोष है, घोष महाप्राण है या स्वर है। स्वर तो है ही नहीं, अब इसमें से हमें पहचानना है। नंबर याद करेंगे, ता था कितने नंबर पे, दूसरे नंबर पे। अब दूसरे नंबर पे देखते कौन कौन सा होता है, पहला दूसरा अघोष, तीसरा चौथा पांचवा, तीसरा चौथा पांचवा क्या होते हैं, घोष होते हैं। घोष महाप्राण, घोष महाप्राण 3 4 5 और महाप्राण का होता है दूसरा चौथा। हमें पता क्या करना है, दूसरा नंबर वाला पता करना है, यानी दूसरे नंबर पे क्या आ रहा है हमारा घोष, अघोष है। कैसा है हमारा अघोष है, सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा अघोष, सही आंसर क्या हो जाएगा अघोष, यानी बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अघोष व्यंजन में क्या नहीं होता है, अघोष व्यंजन में क्या नहीं होता है। अघोष व्यंजन में हमारा स्वर कंपन नहीं होता है। सूरज हंस पड़ा, सूरज हंस पड़ा अलंकार, कैसा अलंकार है, अलंकार के बारे में पूछ रहा है। रूपक है, मानवीकरण है, अतिशोक्ति है, उपमा अलंकार है। ठीक है बच्चों, क्या पूछा है, सूरज हंस पड़ा में कौन सा अलंकार है। अलंकार दो प्रकार के, ठीक है, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार के लिए एक शब्द आपको बताया था अवश्य, क्या याद करेंगे अवश्य। आ से अनुप्रास, वा से वक्रोति, वा से वीप्सा, सा से श्लेष, या से यमक, या से यमक। ठीक है बच्चों, इन को छोड़कर जितने भी होते हैं वो सब इसके बाद कितने आते हैं अर्थालंकार में आते हैं। जैसे उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण, अतिशयोक्ति। ठीक है बच्चों, ये सब किसमें आते हैं, ये सब अर्थालंकार के अंतर्गत आते हैं। तो सूरज हंस पड़ा, हंसना कैसी क्रिया है, हंसना कौन है, मानव हंसते हैं। कौन हंसता है, जहां पर भी मानव की संज्ञा दी दी जाएगी वो कैसी क्रिया हो, कैसा अलंकार हो जाएगा हमारा मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। ठीक है बच्चों, कैसा हो जाएगा मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नवनीत सा कोमल हृदय, नवनीत सा कोमल हृदय में कौन सा अलंकार है बताइए। नवनीत सा कोमल हृदय में कौन सा अलंकार है बताइए, बताइए कौन सा अलंकार है। उपमा अलंकार है, रूपक अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है या श्लेष अलंकार। पिछली क्लास में आप लोग पढ़ चुके हैं ये कैसा कैसा अलंकार है बताइए। ठीक है, नवनीत सा, हमने आपको बताया जहां पर भी सा सी से, सा सी से जैसा ऐसे शब्द मिल जाते हैं वहां पर उपमा अलंकार होता है। यानी जहां पर भी क्या हो, तुलना की जा रही हो, क्या की जा रही हो, तुलना। उपमा अलंकार में क्या होती है, तुलना होती है। ठीक है, समझ रहे हैं। तो कैसा अलंकार है हमारा, सा सी से कैसा अलंकार है, उपमा अलंकार है। रूपक अलंकार क्या होता है बताइए, रूपक अलंकार क्या होता है, जहां पर भी भेद हो रहा हो। उत्प्रेक्षा, जहां पर
मनु मानो, जनु जानो, जनु जानो, ऐसे शब्द मिल जाते हैं किसी भी अलंकार में तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। श्लेष जहां पर शब्द एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं, ठीक है, जैसे सुवर्ण को खोजत फिरत कवि विचारी चोर, मतलब सुवर्ण को, सुंदर, सुवर्ण मतलब सुंदर भी होता है, सुवर्ण वो कवि के लिए अलग है, चोर के लिए अलग है, ठीक है। तो ऐसे ही क्या हो गया, ये श्लेष अलंकार होता है। तो हमारा पूछा सात चीज से जहां पे लग जाता है कैसा अलंकार है, वहां पर हमारा उपमा अलंकार है। दोहा के प्रत्येक चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं, आपने बहुत पढ़ा होगा, 11-13, 13-11, 12-13 या 14-12, बताइए बताइए कितनी कितनी मात्राएं होती हैं। ठीक है, दोहा पहले तो ये किसके अंतर्गत आता है, ये छंद के अंतर्गत आता है। छंद में भी कैसे हैं, मात्रिक है, वार्णिक है और मुक्तक है। मात्रिक में भी सममात्रिक है, अर्धमात्रिक है, ठीक है, ये सब आपको आगे पढ़ाएंगे। सबसे पहले ये किसके अंदर, छंद के अंदर आता है। अब इसमें बताइए कितनी कितनी मात्राएं होती हैं प्रत्येक चरण में, बताइए। पढ़ा है ना आपने, 13-11 की 11-13। अच्छा, दोहा का उल्टा क्या होता है, दोहा का उल्टा क्या होता है बताइए, दोहा का उल्टा क्या होता है, दोहा का उल्टा क्या होता है, सोरठा। क्या होता है दोहा का उल्टा, दोहा का उल्टा हमारा सोरठा होता है, ठीक है। तो दोहा के प्रत्येक चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं, 13-11 मात्राएं होती हैं। कितनी कितनी होती हैं, 13-11, और इसका उल्टा सोरठा, यानी इसमें कितनी होती हैं, 11 और 13 होती हैं। यहां तक बात समझ में आई। अगला प्रश्न है, हिंदी में नासिक व्यंजन कौन सा है, हिंदी में नासिक व्यंजन कौन सा है, ड़ा, या, ड़ा, ना, मा, का, खा, गा, यारा, ला, सा, सा, सा। ये क्या है, ऊष्मी व्यंजन है, ऊष्मी व्यंजन है। ये हमारे अंतस्थ व्यंजन है, ये हमारा का वर्ग में आता है, का वर्ग, या फिर किसके अंतर्गत आता है, कंठ के अंतर्गत आता है। ये हमारे क्या है, ये हमारे नासिक व्यंजन है, यानी किसी भी वर्ग का लास्ट का पांचवा, का वर्ग का पांचवा अक्षर जो होता है हमारा क्या होता है, नासिक होता है। 24, एक प्रश्न कहां गया भाई। ठीक है बच्चों, इतने ही प्रश्न हमारे पास हैं। आशा करते हैं आपने इनको समझा होगा, इनको सुना होगा और कुछ सीखा होगा, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, तो अपनी क्लास यही समाप्त करते हैं। नमस्कार, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहिए।